बीए पार्ट फर्स्ट भौतिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं के लिए ऑनलाइन मैं ये टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। जब हम पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं तो हम अनंत अंतरिक्ष, अंतहीन लंबे समय तथा अज्ञात गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सौरमंडल तथा पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति के संबंध में कुछ ज्ञात तथ्य एवं अत्यधिक अनुमान परिवर्तनशील आधार बनते हैं। किसी ने सही टिप्पणी की है कि भौतिक भूगोल के किसी भी अन्य प्रसंग की अपेक्षा इसमें कहानी सुनने के अवसर ज़्यादा हैं। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों का प्रतिपादन किया गया है एवं कालांतर में खगोलीय ग्रहों के विषय में हुए नए अन्वेषणों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें अमान्य भी कर दिया गया है। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या है? पृथ्वी के प्रारंभ से ही मानव का प्रयास ब्रह्मांड की उत्पत्ति को स्पष्ट करने का रहा है। इस संबंध में विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई और समय समय पर होने वाली नई खोजों के परिणाम स्वरूप उन्हें अमान्य भी कर दिया गया। हालांकि ये सत्य है कि प्रारंभिक स्पष्टीकरणों से इस संबंध में कुछ वैज्ञानिक जागरूकता होने के संकेत मिलते हैं। मानवीय ज्ञान मिथकों एवं अनुश्रुतियों द्वारा प्रतिस्थापित हो गया था। विभिन्न देशों तथा धर्मों की ब्रह्मांड के आरंभ के संबंध में अपनी धारणाएं थी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया, परंतु उनमें से कोई भी सिद्धांत विश्वसनीय सिद्ध नहीं हो पाया। 1920 में एडविन हबल द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत, जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सप्लोडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहा गया है, हायल का स्थिर अवस्था स्टेट विचार एवं दोलनशील ब्रह्मांड का सिद्धांत थ्योरी ऑफ ऑस्किलेटिंग यूनिवर्स कुछ ऐसे ही सिद्धांत हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु ये सभी मात्र अटकलबाजी प्रतीत होते हैं जो वास्तविकता से अत्यंत परे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के निर्धारण में अपनी असफलताओं के बावजूद मानव इसके रहस्यों को काफ़ी सीमा तक समझने में सफल रहा है। अब ये खोज की जा चुकी है कि मिल्की वे के समान लाखों की संख्या में आकाशगंगाएं मौजूद हैं तथा हमारा सौरमंडल उसका एक अत्यंत छोटा सा भाग है। यह एक सुविदित तथ्य है कि हमारे सूर्य के समान करोड़ों तारे हैं तथा अन्य कई सौरमंडल भी हैं जिनके अपने ग्रह एवं चंद्रमा भी हैं। इसके आगे भी ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी आकाशगंगा अथवा मिल्की में वे ही लगभग 10 लाख ग्रह हैं तथा उन पर हमारे पृथ्वी ग्रह के समान प्रबुद्ध लोगों का वास है। अब आता है आकाशगंगा। आकाश
गंगा द गैलेक्सीज। जहाँ तक आकाश गंगाओं के निर्माण का प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि आरंभ में ब्रह्मांड में तत्व एवं ऊर्जा का वितरण समान नहीं था। इनके घनत्वों में अंतर से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों में भी अंतर उत्पन्न हुआ, जिसके कारण बेतरतीब तरीके से वितरित तत्व एक साथ एकत्रित हो गए तथा आकाश गंगाओं के विकास का आधार तैयार हुआ। एक आकाश गंगा जिसकी परिधि 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्षों तक होती है, हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादलों के रूप में एकत्रीकरण, जिसे नीहारिका कहते हैं, के कारण आकार ग्रहण करना आरंभ करती हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई नीहारिका अंततः गैस के अन्य पिंडों को जन्म देती है। इन पिंडों का बढ़ना जारी रहता है यहाँ तक कि ये अत्यंत घनीभूत गैसीय पिंडों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तारों के निर्माण में सहायता मिलती है। लंबे अंतरालों बिखरी हुई आकाश गंगाओं का मापन हजारों प्रकाश वर्षों में किया जाता है। प्रकाश तरंगें 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूरी तय करती हैं। एक प्रकाश वर्ष काश से उतनी दूरी से होता है जितनी दूरी को प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। याद रखना चाहिए कि आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि वह प्रकाश की गति से अथवा उससे भी अधिक गति से चलायमान रहती हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। उपयुक्त वर्णनों के अनुसार तारे किसी नीहारिका के अंदर स्थानीय गैसीय पिंड होते हैं। इन पिंडों को गुरुत्वाकर्षणीय शक्ति द्वारा गैसीय बादलों के केंद्र का निर्माण होता है, जिसके चारों ओर गैस और धूल की विशाल तस्तरी का निर्माण होता है। द्वितीय अवस्था, सेकेंड स्टेज। इस अवस्था में गैस के बादल घनीभूत होते हैं, जिससे केंद्र के चारों ओर छोटे छोटे गोल पदार्थों का विकास होता है। संभवतः की इस प्रक्रिया के द्वारा ये पदार्थ ग्रहणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन ग्रहणों के परस्पर टकराने तथा इनकी गुरुत्वाकर्षणीय शक्तियों के द्वारा बड़े पिंडों का निर्माण होता है। थर्ड स्टेज, अंतिम अवस्था में क्षय वृद्धि की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इन ग्रहणों की बड़ी संख्या से कुछ कम संख्याओं वाले परंतु विशाल पिंडों का निर्माण होता है। इन विशाल पिंडों को ही ग्रह कहा जाता है। बीए पार्ट फर्स्ट की सभी छात्राओं को इस ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम के लिए सभी छात्राओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, जो मैंने गैलेक्सीज, नीहारिका और फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का निर्माण, इनके बारे में बताया तथा प्रकाश वर्ष के लाइट ऑफ ईयर्स के बारे में बताया, तो इसको गहनता के साथ में अध्ययन करेंगी। मैं आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ और सभी बीए पार्ट फर्स्ट की इस ग्रुप की सभी छात्राओं को
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।